वोटर ने अपना फैसला कर दिया है, बस नतीजे जानना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल वोटर्स ने तो तय कर दिया है कि किसकी किस्मत चमकेगी, लेकिन 4 जून का यानी कल का इंतजार करना है जब नतीजे सामने आएंगे। सुबह 6 बजे से लगातार आप कवरेज सबसे तेज सबसे सटीक आज तक पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या जो इंडिया एक्सिस माई इंडिया आज तक का ये एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल साबित होगा, क्योंकि इसी के साथ ये प्रश्न उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। क्या वो न सिर्फ हैट्रिक लगाएंगे बल्कि इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड ये बनेगा, क्योंकि इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार तीसरा टर्म जीता था। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी मतलब सीटें बढ़ने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कि तीसरे टर्म में आ रहा है, जिसकी सीटें बढ़ रही हैं 2014 से लेकर 2014 में 282 आई थी, फिर 330 2019 में, और अभी तक के अगर आकलन को आप देखिए तो ये आंकड़ा और भी बढ़ता हुआ एक्सिस माई इंडिया आज तक के एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। आज इन्हीं तमाम सवालों पर प्रश्न करेंगे कि 400 पार वाले एग्जिट पोल के आंकड़े पर, जो कि सिर्फ अनुमान है, नतीजा नहीं है, लेकिन अनुमान एक साइंटिफिक तरीके से निकाला हुआ है, इस पर जो बवाल छिड़ा हुआ है इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी आज जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं 400 पार पर क्यों छिड़ा है घमासान। बीजेपी खेमे में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कनात शामियाना लगा दिया गया है। मोतीचूर के लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। नतीजों से पहले बीजेपी एक्शन में है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमित शाह और दूसरे दिग्गजों के साथ बैठक की है। वोटिंग को लेके, काउंटिंग को लेके कुछ अगर शंका है तो वहां पर पार्टी के पदाधिकारी विशेष ध्यान दे। ऐसी सारी चर्चा, एक तरफ चुनाव की समीक्षा और आने वाले काउंटिंग की पार्टी की तैयारी, इस पर एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक के बाद एक कई बैठकें ली। उन्होंने चक्रवात और लू के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में बने हालात पर चर्चा की। साथ ही 125 दिन के एजेंडे पर भी मीटिंग की थी। अब कांग्रेस इसे माइंड गेम बता रही है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, एकदम अंत तक निवर्तमान प्रधानमंत्री माइंड गेम खेलेंगे। उनके मीडिया मैनेजरों ने खबर फैलाई कि उन्होंने 7 बैठकें की हैं। मुझे यकीन है कि वो कल भी और बैठकों की खबरें चलवाएंगे, लेकिन 4 तारीख की शाम तक निवर्तमान प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। हारने वाले हताश लोग और क्या बोलेंगे। इसी एग्जिट पोल ने जब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की बात की, उसी संस्था ने, तो बड़े आप खुश थे। जब कर्नाटका में आपकी जीत का संकेत दिया तो आप बड़े खुश थे। जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। दरअसल सारे एग्जिट। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 4 अन्य मेहमान एक्सपर्ट्स के तौर पर जुड़ेंगे, जो कि जाने माने सेफोलॉजिस्ट भी हैं और राजनीति की समझ भी रखते हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में प्रदीप गुप्ता जुड़ रहे हैं, जो कि एमडी हैं एक्सिस माई इंडिया के, सेफोलॉजिस्ट के तौर पर। संजय कुमार जी, को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यशवंत देशमुख जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर सी वोटर के जुड़ रहे हैं। और आशुतोष जी हमारे साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे, जिनसे हम ये सवाल जवाब करेंगे कि ये अभी तो एक्सिस माई इंडिया आज तक का ये सिर्फ एक एग्जिट पोल है, जो अनुमान है। नतीजे क्या आते हैं उसके लिए तो कल का इंतजार करना ही है, लेकिन उससे पहले बवाल हर संस्था पर, और इन्हीं बवालों के घेरे में सेंटर में, केंद्र में आपकी पार्टी है गौरव भाटिया जी। क्योंकि चाहे वो एग्जिट पोल के नंबर्स हो, चाहे वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया हो, सवालों के घेरे में विपक्ष आपकी पार्टी को खड़ा कर रहा है। तो जवाब दीजिए।
देखिए अंजना जी, मैं तो समझता हूं लोकतंत्र की जीत है और कल परिणाम भी सामने आएंगे और हमें ये यकीन है कि जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी 370 प्लस, एनडीए 400 प्लस का आंकड़ा पार करेगी। और बड़ी बात क्या है, पहले सकारात्मक बात करूंगा, उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर भी दे दूंगा। जनता आज बेसब्री से इंतजार कर रही है कि वो जल्द ही सुनेगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं और इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि 1962 के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो 3 बार लगातार चुनाव जीता हो। और वो भी मैं आपको बताऊं, 1962 में जब जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव जीते थे तो वोट प्रतिशत कम हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी ही वो नेता हैं, वो शख्सियत हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे। और हमें पूरा यकीन है, जैसा आपका एग्जिट पोल बता रहा है, वोट परसेंटेज और सीट दोनों बढ़ेंगी। और इसीलिए हताश, निराश और बौखलाया हुआ विपक्ष सामने आ रहा है। अब आपने जो प्रश्न किया अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, आपका विश्वास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नहीं है, आपका विश्वास ईवीएम मशीन में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आप देखिएगा, अभी 1 माह पहले ही आया। क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए, आरोप भी लगाए तो कोई ठोस प्रमाण हो, क्योंकि इससे लोकतंत्र का नुकसान होता है और जो संवैधानिक संस्था है उसकी विश्वसनीयता को ठेस पहुंचती है। और कोई भी दल, कोई भी लीडर जो भारत से प्यार करता है वो ऐसा बचकाना रवैया नहीं अपना सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी करती है। एक बड़ी बात और है, आपने कहा ना कि हम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। हम पे ठीकरा फोड़ने से इसलिए काम नहीं चलेगा। संविधान अगर पढ़ लिया होता राहुल गांधी ने, सिद्धू मूसावाले का गाना सुनने की बजाय, तो वो ऐसी बात ना करते। क्योंकि जुडिशरी जो है वो भी निष्पक्षता से कार्य कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सरकार के तत्वाधान में काम नहीं करता, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष एक संस्था है। और सबसे बड़ी बात पे आपको एक और बस बोल के अपनी बात को अंत करूंगा। देखिए, जो परिणाम कल आएंगे आप ये देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ठीकरा फोड़ेगी मल्लिकार्जुन खड़गे पे। प्रवक्ता 1 बजे के बाद गायब हो जाएंगे। और जब वो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि भाई अगर 300 पार हो गई तो ये ईवीएम का वोट है, जनता का नहीं, तो जो 65 करोड़ मतदाता है जिन्होंने पोल किया है उनका अपमान करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं। खिसियाई दिल्ली खंबा नोचे। चलिए ठीक है, आलोक शर्मा जी को दिखाइए। आलोक जी, 3-4 बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। अपनी हार में हर संस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देना आपको इस बात से नहीं बचा सकता कि अगर वाकई जो एग्जिट पोल के सिर्फ अनुमान है, नतीजे नहीं है, बार बार हम दर्शकों के सामने कह रहे हैं, अगर नतीजे ऐसे ही आते हैं तो आप अपने आप को बचा नहीं सकते सिर्फ एजेंसीज पर सवाल खड़े करेंगे। क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप हर फील्ड में देखें तो जो परिस्थितियां हैं, जैसे राजस्थान में जहां पर गुस्सा दिखा ग्राउंड रिपोर्ट्स में, वहां पर उनकी सीटें घट रही हैं। यूपी में भी वो 2014 से घट रहे हैं। सर, कब तक सिर्फ दूसरे पर ब्लेम लगाकर आप लोग अपने आप को बचाते रहेंगे? उसका कारण है अंजना जी, जो पिछले 10 साल गए हैं, जिस तरह से 10 साल शासन चला है, उसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। 10-10 महीने तक इलेक्शन कमीशन विपक्षी पार्टियों को मिलने का समय नहीं देता है। उसका क्या कारण है आज तक नहीं पता चलता है। 11 दिन लगते हैं इलेक्शन कमीशन को वोट परसेंटेज बताने में और लगभग 20 दिन लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है वो बताया जाता है टोटल नंबर ऑफ वोट कितने पोल हुए। जिस तरह से तमाम चीज़ों में बदलाव किए गए हैं, खास तौर पर जो पेपर जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती कब होगी, उसमें पहले ये था रूल 51A में कि उसकी गिनती पहले होगी और ईवीएम की काउंटिंग जब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को डिक्लेयर नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के माध्यम से उसको बदल दिया। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजें हैं। और कर्नाटक के पोल की डेट क्या होगी बीजेपी के लोगों ने पहले ही बता दी थी। इसके बाद चंडीगढ़ में जो हुआ अंजना जी, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन पर कैसे भरोसा किया जाए। चंडीगढ़ में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, किस तरह से पर्चियों के ऊपर एक मोदी जी के अनुयायी ने, मसीह ने जो किया। क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर FIR की? क्या इलेक्शन कमीशन ने एक भी एक्शन उसके ऊपर लिया?
क्या इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया? कोई इवन के चंडीगढ़ हाई कोर्ट तक ने संज्ञान नहीं लिया, उनको स्टे देने से मना कर दिया। भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता का एक दरवाजा वहां पर खुलता हुआ नजर आया। क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन का यह फर्ज नहीं था कि उसके खिलाफ एफआईआर हो? क्या इलेक्शन कमीशन का कोई फर्ज नहीं था कि उसके ऊपर कोई भी एक्शन हो? मुझे लगता है कि तमाम सवाल हैं और इसीलिए पूरी तरह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी ने हार के लिए ठीकरा फोड़ दिया, हार गए। ये साइकोलॉजिकल वॉर गेम देश के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है कि आप पहले तो कहें कि साहब इतनी सीट आ रही है, इतनी 400 का नारा, 400 का नारा, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया उस 400 को मीडिया को चलाएगा, फिर उसके बाद एग्जिट पोल चलाएंगे 4 दिन तक, और फिर डीएम और तमाम लोग जो हैं उनको जिस तरह की पोस्टल बैलेट के ऊपर की बात आ रही है कि क्या उनके लिए कोई निर्देश दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। और तमाम जगह पर बिहार के चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह से पहले 1 घंटे पहले कोई डिक्लेयर हुआ, काउंटिंग हुई, फिर कोई और डिक्लेयर हो गया। अरे भाई, ईवीएम में अगर काउंटिंग हो रही है तो काउंटिंग के बाद रीकाउंटिंग में इतना फर्क कैसे आ गया कि एक व्यक्ति पहले 2000 वोट से जीत रहा था, फिर वो 5000 से हार गया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं और वो ऐसा नहीं है कि हम ही कह रहे हैं, वो न्यायालय में भी पेंडिंग है। बिहार के कई विधानसभा के चुनाव अभी भी न्यायालय में पेंडिंग है। तो मुझे लगता है कि तमाम जो चीजें हैं उनके आधार पर ही आज विपक्ष कह रहा है। लेकिन ठीक है, मैं लौट रही हूँ, सबके शुरुआती कमेंट्स एक ले लेते हैं, फिर लौट रहे हैं। 2 इलेक्शन कमीशन को बचाने पे लगे। हाँ, लेकिन आलोक जी देखिए, इलेक्शन कमीशन इस देश की संस्था है, उस पर आप प्रश्न कीजिए, आपका ये अधिकार है। लेकिन दूसरा पक्ष भी आपको सुनना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से मिलान की मांग को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये थोड़ा ना किसी मीडिया ने कह दिया, मीडिया ने आपको हरा दिया, आपको इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया। अंजना जी 5 सेकंड लूंगा मैं केवल। अंजना जी 5 सेकंड लूंगा केवल मैं। मैं ये कहता हूं सुप्रीम कोर्ट का ये आ गया कि भाई ठीक है, वीवीपैट की काउंटिंग हम नहीं करेंगे। तो क्या जितने केस आज तक इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड चल रहे हैं हिंदुस्तान में, सब बंद कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिख कर दे दिया कि आगे इलेक्शन कमीशन गड़बड़ नहीं करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिख कर दे दिया कि इलेक्शन कमीशन गंगा जी में नहाकर आया है? मुझे लगता है कि वास्तविकता प्रैक्टिकली हमें सोचना पड़ेगा सब लोगों को। हम भी देश के नागरिक हैं, आप भी देश के नागरिक हैं। नहीं, लेकिन जब कर्नाटक के नतीजे आए, जब हिमाचल प्रदेश के नतीजे आए, तब यही इलेक्शन कमीशन गंगा नहा आया था। मैं लौट रही हूँ आपके पास, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। गौरव जी, आपको भी करना होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी तरीके से बात करें। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। अगर कर्नाटक में गंगा नहाया था तो आगे गड़बड़ नहीं करेगा, गारंटी अंजना उनका शब्द दे रही। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी एक ही संस्था को लेकर पोजीशन जो है ना, वो बदलती रहती है सर। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि कर्नाटक में भी संस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे, 2018 में हम 3 राज्यों के चुनाव हारे। मत पढ़िए ना, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेती हूँ। आपने बोला तो अब जवाब सुनिए ना। अंतरिम बेल पर वही सर्वोच्च अदालत अगर उनको अंतरिम बेल दे दे तो सर्वोच्च अदालत ने बड़ा अच्छा काम किया। इसलिए इलेक्शन कमीशन पाक साफ है, ये कहां से? ये किसी ने नहीं कहा, लेकिन आपकी पोजीशन चेंज होती है। जीत गया कांग्रेस, हिमाचल जीत गए, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारे सवाल उठाने बंद कर देने चाहिए। नहीं, ये हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है। बिल्कुल उठाते रहिए, गजब है भाई आप लोगों कल तो पूरा का पूरा ठीकरा ही उसी पे फोड़ दिया। फिर आप लोग इतना डिफेंड करने के, मतलब बीजेपी से भी ज्यादा हिंदुस्तान का मीडिया क्यों आतुर है इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए? आप ठीकरा कल पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दीजिएगा सर। आपकी भी जितनी बाइट्स होगी लाइव चलाएंगे। संजय जी, आपके पास आते हुए, चुनाव आयोग को लेकर प्रश्न पूछना, विरोध करना उनका अधिकार है, वो करते रहे, लेकिन प्रश्न यहाँ पर आकर रुकता है कि क्या सारा का सारा ठीकरा ही इलेक्शन कमीशन पर और अन्य संस्थाओं पर फोड़ दिया जाएगा? दूसरा प्रश्न मेरा है एग्जिट पोल को, क्योंकि आप ही एक पोलस्टर है। पोलस्टर्स को सवालों के घेरे में, अभी तक ये कहा जाता था कि ओपिनियन पोल नहीं होना चाहिए, और ये सही भी है, क्योंकि वो वोटर की मानसिकता को प्रभावित कर सकता है। लेकिन एग्जिट पोल होता है वोटिंग खत्म होने के बाद। एग्जिट पोल पर भी अब प्रश्न करना कि वो सत्ता के दबाव में किया जा रहा है, क्या ये सही है? एक पोलस्टर के तौर पर मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के सवाल जवाब पोलस्टर्स के लिए ठीक हैं, लेकिन जिस तरह के पोल्स तमाम आए 18, 19, 20, ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में मैं हूं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पोल किए, जिन लोगों ने आंकड़े दिए, कुछ उसके साथ और तथ्यों को भी देना चाहिए। वोट शेयर एस्टिमेट, किस तरह की डिटेल्स आपने इकट्ठा की, अगर आप इन डिटेल्स को नहीं देंगे तो एक आम जो व्यूअर है, जनता है, उसके भी मन में संदेह पैदा होता है ये क्या हो रहा है ये पोल्स का। और पॉलिटिशियन जिनको आप हारते हुए दिखाएंगे पोल्स में, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो तो सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो गलत है,
लेकिन पोल्स जिस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से इनकी बाढ़ आ गई है, मुझे लगता है कुछ सवाल तो मैं भी उठाने की स्थिति में हूं। जैसे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एक आंकड़ा आ जाता है, ये कौन लोग हैं, किसने पोल किया, वोट शेयर एस्टिमेट क्या है। कम से कम वोट शेयर एस्टिमेट तो मैंडेटरी होनी चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर आपसे पूछता भी नहीं है कुछ और डॉक्टर दवाई दे देता है, कहता दवाई खा लो। भाई उनसे आपने, उस डॉक्टर ने आपसे पूछा ही नहीं पेट में दर्द है, सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, कहां दर्द है, और एक दवाई दे दिया। तो जैसे ही हम जो भी पोल करता है वो वोटरों के पास जाके पूछता है आपने किसको वोट दिया। तो जब ये आपने सवाल पूछा है तो ये तो पता चलेगा वोट कितना आया। वोट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस एक आंकड़ा फेंक दिया। मुझे लगता है इस पे पाबंदी की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसमें लीडर एक्सेस माई इंडिया आज तक का रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल लगातार हम लोग करते रहे हैं और वो एक्यूरेसी के करीब है। 5 लाख से ऊपर जो इसके सैंपल साइज है वो भी संजय जी हम लोग बताते हैं, वोटिंग परसेंटेज बताते हैं, हर राज्य का हम सीट्स तक पहुंचते हैं और सीट्स पर भी टू स्टिक योर नेक आउट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, सीट पर कहना कि इसकी लोकप्रियता ज्यादा है, उस पर बहुत कुछ दाव पर होता है। ये कोई नहीं जानता कि कितनी मेहनत इसके पीछे होती है। नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने ये कभी नहीं कहा, किसी पोलस्टर का नाम नहीं लिया, किसी पोल का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने एक बड़ा आंकड़ा बताया कि अब 18-19 पोल्स आए। अब इसमें से कई ऐसी कंपनियां हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी कोई चर्चा ही नहीं, पता ही नहीं कौन लोग हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। कई ऐसे पोल्स हैं जो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। और आपने एक्सेस माई इंडिया का जिक्र किया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पोल है, सारा कुछ दिखाया जाता है, ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में मैं हूँ। और ये अभी नहीं, बहुत दिनों से हो रहा है। मतलब आज आधा विपक्ष तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे 2014 के बाद ही मीडिया आया है, 2014 के बाद ही चुनाव आयोग, 2014 के बाद ही एग्जिट पोल्स हो रहे हैं। अरे उससे पहले तो ओपिनियन पोल भी खूब चलते थे आशुतोष जी, और उस समय खूब चर्चाएं होती थी। और ये फिर खुद मीडिया चैनल्स ने पाया कि ओपिनियन पोल्स प्रभावित कर सकता है वोटर के माइंडसेट को, और ओपिनियन पोल्स रोके गए। वरना मैंने ही न जाने 2014 से पहले कितने सारे ओपिनियन पोल्स जनता के सामने वोटिंग के फेजेस खत्म होने के बाद पड़े हैं। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि सचिन तेंदुलकर एक इनिंग में सेंचुरी मारता है, अगले में 0 पर आउट हो सकता है, एक में बहुत शानदार बल्लेबाजी कर सकता है और अगले में वो गलत तरीके से खेल सकता है। तो अगर आप लगातार सही हो रहे हैं, इसका मतलब तो ये नहीं ना कि आपके सारे पोल्स, सारे एग्जिट पोल, सारे ओपिनियन पोल्स 100% सही होंगे। तो मैं एक चीज कभी समझ नहीं पाता हूं कि सवाल खड़ा करने पर क्यों इतनी आपत्ति होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे मैं खुद हूं। मैं अपने को भी मैं ऊपर नहीं समझता। लोगों को यह अधिकार है कि अगर मैं पब्लिक में हूं और मेरी जिम्मेदारियां हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे जैसी, तो मुझे भी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली देखा जा रहा है कि उनका जो कंडक्ट है उस पर गहरे सवाल हैं। ताजा उदाहरण मैं आपको पश्चिम बंगाल का देता हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी का एक विज्ञापन था, उस पर तृणमूल कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया। कायदे से इलेक्शन कमीशन को फौरन उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पुल अप किया और कहा कि ग्रास फेल्योर है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए, आपने कार्रवाई नहीं की। उसके बावजूद जब यह सुप्रीम कोर्ट मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की है और मुझे नहीं मालूम अभी भी आपने कार्रवाई की है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, और अगर गड़बड़ी हो रही है तो जवाबदेही बनेगी। और अगर मान लो गड़बड़ी नहीं भी हो रही है तो भी सवाल तो पूछे जाएंगे ना। लोकतंत्र में आप सवाल पूछना बंद करा देंगे? अगर यहां अजीब स्थिति बन जाती है कि आप आर्मी से सवाल नहीं कर सकते, आप पुलिस से सवाल नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट सवाल नहीं कर सकते, आप मीडिया से सवाल नहीं कर सकते, आप इलेक्शन कमीशन, तो फिर सवाल किससे करेगा आदमी? तो सवाल तो करेगा। अगर प्रदीप जी अगर एग्जिट पोल कर रहे हैं और अगर लोगों को थोड़ा भी अविश्वसनीय लगता है तो सवाल पूछेंगे। अब ये तो कल तय होगा कि जिन्होंने सवाल पूछा वो गलत साबित हुआ या सही साबित हुआ। हो सकता है प्रदीप जी 100% सही हो जाए, तो फिर वो नहीं, आप समझे नहीं आशुतोष जी। सवाल इस पर नहीं है कि एग्जिट पोल कल सही होगा या नहीं होगा, उसका तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। एग्जिट पोल प्रायोजित है, एग्जिट पोल बीजेपी के ऑफिस में बना है, ये कहा जा रहा है। तो ये तो नतीजे आएंगे ना, वो रियल टेस्ट है ना। अंजना जी, रियल टेस्ट आप तो जानती है कि मुझे राजनीति छोड़े हुए 5 साल हो गए, है ना? और आप खुद ही मानते हैं इकरारे मोहब्बत की मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत है, और अब भी मेरी मोहब्बत है। 5 साल छोड़े हो गए ना। आज भी भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता आते हैं सब कहते हैं ये तो आम आदमी पार्टी की तरफ बल्लेबाजी करता है, कोई किसी तरीके से बल्लेबाजी करता। मुझे ट्विटर पे जाके कहना पड़ा, भाई साहब अभी तक तो आप लोग मुझे कह रहे थे मैं बीजेपी की तरफ से बल्लेबाजी कर रहा हूं,
और अब कांग्रेस से बल्लेबाजी कर रहा हूँ। बीजेपी ने आपको बोला? हाँ, मुझे बोला, मुझे ट्विटर पर जाके कहना पड़ा कि भाई मैं संगी हो गया हूँ। मैंने कैसे मिस कर दिया ये? आप यार यू शुड, आप जाइए मेरे टाइमलाइन में, आपको पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, प्रदीप गुप्ता इस बात को लेकर जी, प्रदीप गुप्ता जी, मिस्टर गुप्ता, देखिए आप हॉट सीट पर हैं। वैसे तो मैं भी, आप भी, हम दोनों हॉट सीट पर हैं। अभी खूब चर्चाएं होंगी, कल लिटमस टेस्ट है, लेकिन उससे पहले विपक्ष के सवाल खड़े हो गए हैं। आप अपनी तरफ से क्या ऐसा बताएंगे? विपक्ष तो छोड़िए, देखिए उनका सवाल खड़े करना उनका काम है, सत्ता पक्ष का अपने तरीके से बोलना काम है। जनता का यकीन बनना चाहिए और इसीलिए आप सीधा जनता को एड्रेस कीजिए और बताइए कि क्यों वो आज तक एक्सिस माई इंडिया के इस एग्जिट पोल पर भरोसा करें। तो एक्सिस माई इंडिया आज तक ने पिछले 10 सालों में करीब 69 इलेक्शन का अनुमान लगाया है और उसमें से 65 जो है बैंग ऑन मोस्ट एक्यूरेट रहे। और बड़ी बात उसमें यह है कि हम सिर्फ ये नहीं जानते कि आपने किसको वोट दिया वगैरह वगैरह, बड़ी बात यह है क्यों दिया और आपकी ज़रूरतें क्या है और आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी इन ज़रूरतों, समस्याओं और विषयों को कौन पार्टी और कौन नेता सुलझा पाने या समाधान दे पाने में उपयुक्त है। और ये हमारी लगातार स्टडी चलती है और इसके बेसिस पे हम काम करते हैं। रह गए, जैसे आपने बात बताई, विपक्ष ये कह रहा है या कोई भी कुछ कह सकता है, जिसको अंगूर अच्छे नहीं लगेंगे, खट्टे लगेंगे, वो तो कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अंगूर खट्टे हो सकते हैं, एक दिन का सवाल है। हो सकता है कल तक जाके अंगूर मीठे हो जाएं, पक जाएं। हो सकता है कल तक अंगूर मीठे हो जाएं, पक जाएं, लेकिन फिर उसमें ये रहेगा कि अगर ये टैली पलटता है तभी अंगूर उनके लिए मीठे होंगे। बहरहाल कल सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। अब आपकी बारी है गौरव भाटिया जी, आप सभी की बातों का जवाब दे सकते हैं। आपने सुना, बोल रहे हैं कि जब से आपकी सरकार बनी है तब से चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। आशुतोष जी भी कह रहे हैं और आलोक जी के सवाल तो है ही। देखिए अंजना जी, सबसे पहले बात हो रही थी, अधिकार है हमारा कि हम लोग आलोचना करें। बिल्कुल अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है कि वो आलोचना करे, लेकिन आलोचना करने से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी है कि जब आप आलोचना करें या किसी पे शक की नजर से देखें तो आपके तथ्य मजबूत होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये जजमेंट दिया, मेरे हाथ में है, केवल एक लाइन पढ़ता हूं। आशुतोष जी बड़े ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, कम से कम इस बात में मुझसे सहमत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, however, it is also necessary to exercise care and caution when we raise aspersions on the integrity of the electoral process. Repeated and persistent doubts and despair, even without supporting evidence, can have the contrarian impact of creating distrust. जब आप इल्जाम लगाएं तो पुख्ता सबूत हो, तथ्य हो, प्रमाण दीजिए, तब कार्रवाई होगी। आज ये कांग्रेस पार्टी से पूछा नहीं जाएगा। आप कहते हैं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 150 डीएम्स को फोन किया। क्या 150 पीएम्स, अगर आप कहते हैं डीएम को फोन किया, कोई प्रमाण है आपके पास? कोई आपने सूचना दी है? कोई बेसिस है उसका? या ऐसे ही डीएम्स को भी बदनाम कर दिया, गृह मंत्री जी को भी बदनाम कर रहे हैं और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, आशुतोष जी ने एक बात कही और विरोधाभास है, जो राहुल गांधी कहते हैं और जो आशुतोष जी कहते हैं। आशुतोष जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का विज्ञापन और उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। तो फिर जब राहुल गांधी विदेशी धरती पे कहते हैं कि लोकतंत्र मर गया है, जब वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जुडिशरी खत्म हो चुकी है, तो भाई कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो अपना काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम किया। यही तो उदाहरण है कि हमारी जो लोकतंत्र है बहुत मजबूत है, ये जीवित है। और इसीलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया तो हमने ये नहीं कहा कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय गलत कर रहा है। हमने सराखों पे रखा उस आदेश को और उसका पालन किया। तीसरी बड़ी बात, ऐसा हो क्यों रहा है कि आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए अंजना जी, मीडिया बिक चुकी है, एग्जिट पोल भाजपा के कार्यालय में बनते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है, जुडिशरी खराब है, आर्मी खराब है, सब खराब है, लेकिन अच्छी केवल कांग्रेस पार्टी है। ये इसलिए ऐसा करते हैं, इनको पता है कल इनका सुपड़ा साफ होगा, 40 के नीचे कांग्रेस आएगी, घमंडिया 100 के नीचे आएगी, तब वो क्या कहेंगे? राहुल गांधी को तो बुरा भला कह नहीं सकते हैं। तो ठीकरा फोड़ने के लिए कम से कम वहम की राजनीति करो और बताओ कि देखो ईवीएम गड़बड़ हो गई, ये जनता का वोट नहीं है। लेकिन सच ये है
कि जैसे रणदीप सुरजेवाला ने एक बार जनता को रावण बता दिया था, उसी तरह से ये जनता को भी कल नहीं बख्शेंगे, क्योंकि इनको मुश्किल है कि ये माने कि राहुल गांधी में योग्यता नहीं है और राहुल गांधी में योग्यता ढूंढ रहे हैं, जो कि असंभव है। और एक बात और थोड़ा छोटा सर, 5-6 गेस्ट है। गौरव जी अगले राउंड में। आलोक जी, इस पर आप एक रिस्पांस दीजिए। जो उनका प्रश्न है, मुख्य प्रश्न यही है कि क्या हार के सामने आते हुए देखकर अभी सिर्फ अनुमान है? एक बार फिर दर्शकों को बताते हुए, ये जो टैली आप देख रहे हैं नीचे, ये नतीजे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है। एक्सेस माय इंडिया टुडे का ये एग्जिट पोल का अनुमान। हार का सामना करना पड़ सकता है, ये देखते हुए क्या आप लोग ये दीवार लगा रहे हैं अपने सामने अपने बड़े नेताओं को बचाने के लिए? आलोक जी, इसका एक स्पष्ट जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, 2018 में हम 3 राज्यों के चुनाव जीते थे और लगभग 200 के करीब मीडिया के साथी यहाँ पर एआईसीसी में बैठे हुए थे और राहुल गांधी जी से सवाल पूछा गया कि क्या अभी भी आपको ईवीएम के ऊपर या उस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर या बैलेट पेपर अभी भी चाहते हैं आप? हमारा उत्तर तब भी यही था कि ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर ईवीएम के ऊपर शक है तो उसको हटाया जाना चाहिए और ईवीएम चाहे हम जीते हों और इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। हमारी आज भी ये मांग है। तो केवल हार और जीत से तात्पर्य नहीं है इस चीज का। मैं केवल ये कह रहा हूं कि मैंने कहा 8 से 10 महीने तक अगर इलेक्शन कमीशन अपोजिशन को मिलने का भी टाइम नहीं देता है तो क्या किसी भी मीडिया के चैनल ने कोई एक डिबेट की उसके ऊपर कि क्या अपोजिशन को इतना अधिकार भी नहीं है, अपोजिशन के सांसदों को? मीडिया के ऊपर सवाल ऐसे नहीं उठे अंजना जी। मीडिया के सवाल उठने के बहुत सारे आधार चुनाव आयोग पर बहस नहीं की है। गौरव भाटिया जी कह रहे हैं और मीडिया में एक मिनट मैं आ रहा हूँ वापस। मैंने बहस नहीं की है, कम से कम 5 बहस मैंने की होगी, 5 डिबेट्स एटलीस्ट। मैं उत्तर दे रहा हूँ। गेट योर फैक्ट्स राइट सर। मैं फिर कहूंगा अगर एक भी हल्ला बोल अंजना जी इस चीज पे हुआ हो कि 8 से 10 महीने तक क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने समय दिया, अगर ये हेडिंग डालकर आपने किया हो तो मुझे जरूर दिखाइएगा, मैं जरूर माफी मांगूंगा। अब बात आती है 200 से ज्यादा कंप्लेंट एआईसीसी की तरफ से। गौरव जी प्लीज वेट। एक मिनट मैम, एक मिनट। 200 से ज्यादा कंप्लेंट अभी हुई इस चुनाव में एआईसीसी लेवल पर और राज्यों से तमाम हुई। क्या एक भी कंप्लेंट का जवाब हमें मिला? क्या वो संतोषजनक था? क्या तमाम अपोजिशन पार्टीज ने जो कंप्लेंट की उसका जवाब संतोषजनक था? कर्नाटक के चुनाव में क्या जिस तरह से धर्म का उपयोग हुआ और ये कहा गया गृह मंत्री की तरफ से कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे हो जाएंगे, क्या किसी को भी नोटिस हुआ? क्या मोदी साहब ने जो धर्म के नाम पर और मुजरे के नाम पर जो किया, क्या इलेक्शन कमीशन को उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? चंडीगढ़ के ऊपर जो हुआ उसके बाद भी आप सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाक साफ होगा और इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट दे दी जानी चाहिए? ये साइकोलॉजिकल कहीं वॉर गेम तो नहीं कि पहले 400 पार का नारा लगाया जाए, फिर कहीं ना कहीं धांधली की तरफ हम जो इशारा कर रहे हैं कि तमाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम चीजें आ रही हैं सामने और उसके बाद एग्जिट पोल आए और वो भी शायद हमें लगता है पूरी तरह से पेड है, पूरी तरह से मीडिया के द्वारा जो दिखाए जा रहे हैं, मोदी जी के द्वारा प्रायोजित है, इनकी सरकार के द्वारा, ताकि लोगों को डाइजेस्ट हो धीरे धीरे और कोई ना पूछे कि क्या हुआ और कहां हुआ और जो सवाल पूछे उसी को कह दो ये देशद्रोही है। ये इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाता है। अभी मैं आज तक की डिबेट पे ही सुन रहा था 5 बजे वाली पे 1 घंटे पहले ही कि पत्रकार महोदया पूछ रही थी कि इतनी बड़ी संस्थान है उसके ऊपर क्या सवाल खड़े किए जा सकते हैं? तो भाई हाथी और ऊंट भी बीमार होते होंगे, बड़ा होगा कोई तो कि उसके ऊपर सवाल नहीं खड़े होंगे। मतलब ये तर्क दिए जा रहे हैं मीडिया के साथियों के द्वारा, क्योंकि आज तक का ही था इसलिए मैंने कोट किया। ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता है 5 साल से वो अनैतिक तरीके से बैठा हुआ है, उसके बावजूद ईडी का डायरेक्टर बैठा रहा। सीबीआई के डायरेक्टर की पेंशन नहीं मिलती लेकिन कोई जांच एजेंसी के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। अरे भाई एविडेंस नहीं मिला, मान लीजिए एक केस में, किसी केस में एविडेंस नहीं मिला। कि मैं मान रही थी आलोक जी केस में एविडेंस नहीं मिला। आप एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए प्लीज, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। रुक जाइए, हो गया आलोक जी, आपकी हर बात हमने सुनी, लगातार मत बोलिए क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हैं। आप जैसा कि मुझे उम्मीद था, आपने अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर एक लाइन नहीं कही। सवाल यह है कि लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों की जो परफॉर्मेंस है, यशवंत देशमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि फाउंडर डायरेक्टर है सी वोटर के, परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस पर सवाल का सामना करने से क्या विपक्ष बच रहा है जब वो चुनाव आयोग, मीडिया, पोलस्टर्स सब पर सारा का सारा ठीकरा फोड़ रहा है? मिस्टर देशमुख, आप एक बात बताइए अंजना कि जब
हमारे ही पोल्स में, एग्जिट पोल्स में, चाहे मेरा हो चाहे प्रदीप का, जब कर्नाटक में हम कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, तेलंगाना में कह रहे थे कांग्रेस जीत रही थी, क्या राहुल जी के फैंटेसी पोल्स थे? इस शहर में अरविंद केजरीवाल के लिए जब बोले कि वो स्वीप कर रहे हैं, तो क्या अरविंद जी के फैंटेसी पोल थे? बंगाल में जब एग्जिट पोल कह रहे थे ममता दीदी जीत रही, वो उनके एग्जिट फैंटेसी पोल्स थे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष अच्छा होना चाहिए, इलेक्शन प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। इसमें किस सुधी नागरिक का विरोध हो सकता है? किसी का भी नहीं। बिल्कुल, उसमें हम सब लोग साथ देंगे हर चीज में, अगर कोई भी चीज गलत हो रही है। लेकिन शूटिंग द मैसेंजर जो होता है ना, वो करना गलत होगा। दूसरी चीज, ये पिक्चर बिल्कुल देखी हुई सी लग रही है। क्यों लग रही है देखी हुई सी अनंजना? क्योंकि इंडिया टुडे के एमओटीएन, जो सी वोटर एमओटीएन के जो हम लोग लगातार 6-6 महीने पे कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो ट्रेंड उसमें नहीं बताया था? एग्जिट पोल में आते आते वो ट्रेंड और कंसोलिडेट हो गए हर जगह पे। तो ये बात भी नहीं है कि रातों रात कोई भविष्यवाणी आकाशवाणी हुई और एकदम से आपको लगा कि ये बहुत गहरा आघात हो गया, पता नहीं कहां से कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। तो ये कुछ तो भी गड़बड़ नहीं हुआ है। हम रोज बीपी की मशीन की तरह से आपका ब्लड प्रेशर नाप रहे थे, ग्लूकोज बता रहे थे, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। आशुतोष यहां बैठे हैं, लगभग हर 15 दिन में इनके कार्यक्रम पे हमारी इनसे बातचीत होती थी। कहां बीजेपी का अच्छा जा रहा है, कहां बीजेपी का खराब जा रहा है, कहां कांग्रेस का अच्छा जा रहा है। सब जगह पे एक तथ्य, जिसे कहते हैं ना सार्वभौमिक तथ्य की तरह, पिछले 10 सालों में इंडिया टुडे के साल में 2 बार के हिसाब से 20 एमओटीएन हो गए हमारे। सब में एक लाइन परमानेंट रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी 60% के आसपास, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी 20% के आसपास, यानी मोदी राहुल गांधी से 3 गुना पॉपुलर। वोट शेयर में लगातार बीजेपी लगभग 40 के आसपास, कांग्रेस लगभग 20 के आसपास, यानी बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से लगभग 2 गुना। यह पिछले 10 साल की परमानेंट कहानी है। इसमें केवल एक जो 4 महीने का छोटा सा एक पीरियड आया था, जिसे आप कह सकते हैं कोविड के दूसरे वेव के बाद में अंजना, जब प्रधानमंत्री की रेटिंग पहली बार 40% झटकी थी, पहली बार 4 महीने के लिए। तब भी उस झटकी हुई रेटिंग में भी मोदी राहुल गांधी जी की रेटिंग से डबल थे। तो इसमें कोई भी नया या ऐसा अप्रत्याशित क्या है जो इतना हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है, दुखी करने वाला है? इसमें कुछ भी अप्रत्याशित तो नहीं है कल जो हो रहा है, और न कल जो नतीजे आएंगे अंजना, उसमें कुछ अप्रत्याशित होने वाला। ठीक है, इंतजार लेकिन करना होगा। एक बार फिर ये दर्शकों को बताते हुए कि जो टैली आप नीचे देख रहे हैं, ये सिर्फ एक्सेस माई इंडिया आज तक का अनुमान है। आपके पास आते हुए प्रदीप जी, उन्होंने सीधा कहा है, जो आरोप लगाया है उस पर आप सीधा जवाब दीजिए, क्योंकि आप भी साफ गोई से बात करने के लिए जाने जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे रिजल्ट्स आए तो लोगों को ये रिजल्ट हजम हो, उनको अचानक से कोई झटका ना लगे, इसलिए आप पोलस्टर्स ने सरकार के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत ऐसे नंबर्स रखे हैं जिससे ये सडन ना लगे जब उनको इतने नंबर्स आ जाएं। ये उनका आरोप था। आपको लगता नहीं कि पिछले 19 के चुनाव में, जहां पे कि हमने मिड पॉइंट 352 बताया था एनडीए का, हायर रेंज 365 बताई थी और लोअर रेंज 339, बिल्कुल वैसा का वैसा मैच हुआ था। तभी भी अभी से भी ज्यादा आरोप लगाए गए थे, तो तभी भी लगता है कि अपोजिशन ने ये ठान लिया था कि अगली बार भी हम इसी तरह के आरोप लगाएंगे और हो सकता है कि जनता को गुमराह करेंगे कि भाई ये तो किसी अलग तरीके से एनडीए या बीजेपी चुनाव जीत जाती है, इसमें हमारा ने तो बहुत अच्छा काम किया है, अब हमको अगली बार आप वोट दे दीजिए। और मैं वापस कहने जा रहा हूं आपसे और तमाम विपक्षी पार्टियां या जो भी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ना कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और उसका विषय नहीं है। आपको जनता से वोट चाहिए, जनता के बीच जाइए, जनता का विश्वास हासिल करिए, और विश्वास हासिल करने ऐसे ही नहीं हो जाता, वहां कुछ करके दिखाइए तो आपको वोट मिलेंगे। चाहे प्रदीप गुप्ता हो, एक्सेस माई इंडिया हो, आज तक हो, उनके बोलने और ना बोलने से कुछ होने और जाने वाला नहीं है। और चाहे सरकार क्यों ना हो, वो कुछ बोल दे और उससे कुछ हो जाएगा और आप जीत जाएंगे या हार जाएंगे, ये आप अपनी, मैं क्या बोलूं अब इसके लिए, अपनी जो सोच है जरा सोच को बदलिए तो शायद परिणाम भी बदले हुए नजर आएंगे। चुनाव लड़िए, पोलस्टर्स से नहीं, पत्रकारों से नहीं। लेकिन सुनिए आशुतोष जी, पहले प्रश्न सुनिए।
मैंने ऐसे भी कई लोग से मैं मिली हूँ यशवंत जी, जिस पर आशुतोष जी पहले प्रतिक्रिया देंगे, फिर संजय जी, जो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे पोलस्टर से ये परेशानी है कि वो 280 सीट देते हैं, मतलब हमें भी लग रहा है कि जीत तो बीजेपी की होगी, लेकिन 280 देते तो ठीक रहता। ये 360 कैसे दे रहे हैं, ये 400 कैसे दे रहे हैं, ये उनकी समस्या है। नहीं, एक और चीज बस क्या है, एक ही बात या और तो बता दूं। आर्मचेयर जर्नलिज्म छोड़िए कि हम दिल्ली में खाली आर्म चेयर पे बैठेंगे और यहीं से भविष्यवाणी पूरी देश की कर देंगे, या फिर बस मैं एक ही और चीज जोड़ना चाहता हूं। दिल्ली के चुनाव में 2020 के दिल्ली के चुनाव में हमने एक्सिस माइंड इंडिया और आज तक ने 70 सीटों, दिल्ली की 70 सीटों में से आप जानती हैं कि बीजेपी को कितनी सीटें दी थी? 2 से रेंज स्टार्ट करी थी और 2 से 11 तक, और सीटें आई थी 8। आप ये कोई सोच सकता है कि 70 में से बीजेपी की सरकार में है, बीजेपी केंद्र में, और हम 2 सीटें दे रहे हैं? तब बताइए मुझे किसने क्या कहा था, बताइए। तब क्या आम आदमी पार्टी ने प्रायोजित किया था? मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत में एक लाइन जोड़ रहे हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, पिछले 10 सालों में इस मुल्क में भाजपा आधे से अधिक चुनाव हारी है, और जितने हमारे प्री पोल सर्वे, एग्जिट पोल्स हुए हैं, हमने सब में भाजपा को हारता हुआ दिखाया है। जिस समय भाजपा हारती है उस समय सर्वे भी ठीक होते हैं, चैनल भी ठीक होते हैं, एग्जिट पोल भी ठीक होते हैं। जिस समय भाजपा जीतती है ये आरोप उस समय शुरू हो जाते हैं। और एक बात और भी हंसी मजाक में ही बता दूं, जब भाजपा हारती है तो ऐसा नहीं कि भाजपा वाले दूध के दूल्हे हैं, वो भी आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ऊपर उस समय वो भी करते हैं। इसलिए अब हमको आदत हो गई है कि कोई भाजपा कल के दिन भाजपा को हारता हुआ दिखाएंगे तो भाजपा हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ऐसा नहीं। आप ही लोगों की बारी होगी। मुझे नहीं लगता कि प्रदीप जी को या यशवंत को इस पर इतना एजिटेट होने की जरूरत है। कारण बहुत सिंपल, कारण इसलिए कि आपने कुछ नंबर्स दिए हैं, 72 घंटे बाद ये साबित हो जाएगा कि आपके नंबर सही है या गलत है। तो आपका तो कल जैसे नतीजे आएंगे उसके बाद से कोई भी विपक्षी पार्टी हो सकता है इस स्थिति में ना हो कि आपके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, अपने आरोप को दोहरा सके। नहीं, आज तो कम से कम इसमें दिक्कत है यशवंत, तो आपका तो प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कि आपको 100% सही साबित होगा। टाइम की कमी है संजय जी, छोटा सा टाइम की कमी है। मैं एक बात कह रहा हूं कि जरा ध्यान दीजिए उन लोगों का जिन्हों के ऊपर 2G के आरोप लगे, जो जेलों में रहे और उसके बाद पता चला कोई आरोप, सब कुछ बाइज्जत बरी हो गए, कोई सबूत ही नहीं मिला। बोफोर्स कांड के बारे में देखिए आप, तो कम से कम यहां आपके पास वो लीवे है कि आपका काम बोलेगा। अगर कोई सचिन तेंदुलकर को बोले कि खराब बैट्समैन है, सेंचुरी मार रहा है, थोड़ा सा। मेरा रिजर्वेशन ये है कि पहले जो विपक्षी पार्टियां उसको पहले वो मीडिया को इस साजिश का हिस्सा बनाते थे, अब उन्होंने पोलस्टर्स को भी इस साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश की। वो ये कहते हैं, नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है, सारे के सारे पोलस्टर एक कमरे में बैठे और उन्होंने एक आंकड़ा तय किया और सारे ने पोलस्टर ने थोड़ा ऊपर नीचे करके इन आंकड़ों को पेश कर दिया। मुझे लगता है इस पे मेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। ठीक है, ठीक है। आलोक जी और गौरव जी को जल्दी दिखाइए, सिर्फ 2 लाइन का रिएक्शन उनसे ले लेंगे। आलोक जी, देखिए, आपको किसी से शिकायत है, नाम लीजिए व्यक्ति को। आप पूरी बिरादरी पर, जब आप पूरे इंस्टीट्यूशन पर सवाल करते हैं, आप इररिपेयरेबल डैमेज करते हैं। ये याद रखिए, ये सिर्फ 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए है। आपको जो सवालों के घेरे में दिखता है उसका नाम लीजिए, उस पर उंगली उठाइए, लेकिन एक पूरी संस्था को बदनाम करना बंद कीजिए। अंजना जी, मैं फिर कहूंगा कि पूरी संस्था को कोई बदनाम नहीं करता है, लेकिन संस्था का अगर बहुत बड़ा वर्ग इस तरह की कोई कृत्य करता है तो संस्था पूरी बदनाम हो जाती है। ये संस्था वालों को भी समझना होगा। दूसरी बात, यही सी वोटर वाले थे। हरियाणा में 90 में से 83 सीट दिखाई थी इन्होंने पिछले चुनाव में, आई कितनी थी? 40। 2200 के सैंपल साइज पे गुजरात में बता दिया था कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जाति कहां जाएगी, कौन धर्म कहां जाएगा। हमारा सीधा सवाल है कि कहीं ये नेक्सस तो नहीं है, कोई गड़बड़ है, उसको सपोर्ट करने का टूल ये तमाम जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये उस गड़बड़ को सपोर्ट करने का टूल तो नहीं बन गया। ये वही नेक्सस है। ये वही नेक्सस है जो कर्नाटक में, तेलंगाना, हिमाचल, सब जगह किया था। गौरव जी, अब आपकी बारी है। अब गौरव जी कहूंगा कि उनका अधिकार है। ठीक है, गौरव जी, जल्दी। मैं अपने हर सेकंड का सदुपयोग करूंगा, लेकिन एक आपसे गुजारिश जरूर है, बीच में बात मत काटिएगा। मैंने इंतजार किया। पहली बात, यशवंत देशमुख जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और आपको चुनौती देता हूं यशवंत जी। पिछले 10 साल में जब हम चुनाव हारे भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका हारे, दिल्ली हारे 2 बार, तेलंगाना हारे, एक प्रवक्ता, एक पार्टी का नेता नहीं होगा जिसने ठीकरा फोड़ा
ईवीएम पे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 10 साल की बड़ी बात जिम्मेदारी आपकी से सही ये है। चुनौती दे रहा हूं आपको। 10 दूसरी साल की बात आपकी सही है, देखिए, गौरव जी। आप प्लीज एक मिनट एक मिनट। दूसरी बड़ी बात, 3 फैक्ट चेक कर देता हूं जल्दी। पहला फैक्ट चेक, कांग्रेस पार्टी कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिली है तो ये झूठ बोला गया। दूसरी बात, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 495 कंप्लेंट आई, 400 एड्रेस करी उन्होंने। तीसरी बात, 2019 में वीवीपैट का मुकदमा चला सर्वोच्च न्यायालय में, अभिषेक मनु सिंघवी भी वहां खड़े थे, कांग्रेस के कपिल सिब्बल भी तब खड़े थे। 5 साल तक इंतजार क्यों किया वीवीपैट में? 2024 में पिटीशन डाली, सोते रहे आप। और तीसरा फैक्ट चेक ये है, चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराती है, इनको ये भी नहीं पता है, केवल टीवी पे आके अनर्गल बयान लगाते हैं। इसी के साथ अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कल सुबह 6 बजे से जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे, इम्तिहान बहुत बड़ा होगा। ये अग्नि परीक्षा कई लोगों के लिए है। इस बार एग्जिट पोल के ये नंबर्स आप देख रहे हैं सिर्फ अनुमान है, नतीजे तो कल सुबह 6 बजे से हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए।